हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है, क्योंकि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, पूरा का पूरा वीडियो एक तरफ से देखेगा। और क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बच्चों, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको अपरिमेय सिद्ध करने को दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब अपरिमेय दिया गया है तो ठीक इसका उल्टा मान लिया करिए। तो मानते हैं, माना, चलिए मानते हैं, सॉल्व करते हैं। माना √5 एक परिमेय, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हमको परिमेय संख्या मान लेना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए √5 ये बराबर हो जाएगा P/Q के, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के फॉर्मेट में हो। और बगल में आप ये भी जानते हो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए P व Q सह अभाज्य हैं, याद रखिएगा, P व Q सह अभाज्य हैं। देखिएगा, P व Q ये दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य को मैंने बताया भी था प्यारे बच्चों, अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF केवल एक हो, जिनका HCF कितना होना चाहिए, एक होगा, वही सह अभाज्य हैं। तो मैंने माना कि यहाँ पे P व Q सह अभाज्य भी हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, Q का मल्टीपल √5 में करिए तो √5 × Q बराबर हो जाएगा P। तो Q का जो मान निकलेगा वह P/√5। तो दोनों पक्षों का, इसके बाद प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो ये Q का स्क्वायर बराबर P² √5 का वर्ग हो जाएगा, तो 5 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग इक्वेशन, प्यारे बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को देखा जाए तो यहाँ पे Q² बराबर P²/5 दिख रहा है। तो चूंकि अगर P और Q परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या थी तो P और Q पूर्णांक भी रहा होगा। तो चूंकि Q एक पूर्णांक है, तो प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, अगर Q एक पूर्णांक है तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए Q का वर्ग करें, Q² भी एक पूर्णांक होगा। Q² भी एक पूर्णांक होगा। प्यारे बच्चों, खास बात आपको ये याद रखना है, क्या, कि अगर Q² एक पूर्णांक है तो इसके बराबर P²/5 है, तो ये भी पूर्णांक होगा। तो चूंकि P²/5 भी पूर्णांक होगा, P²/5 भी पूर्णांक होगा। प्यारे बच्चों, अब बताइए, P²/5 पूर्णांक होगा तो चूंकि यहां देखिएगा P² 5 से भाज्य है, चूंकि P² 5 से भाज्य है, P² 5 से भाज्य है। प्यारे बच्चों, अगर P² या 5 से भाज्य होगा तो इसलिए अगर P अकेले भी होगा, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा, P भी 5 से भाज्य होगा, P भी 5 से भाज्य होगा। प्यारे बच्चों, अगर P² 5 से भाज्य है तो अकेले P भी स्क्वायर हटेगा, P भी 5 से भाज्य होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा यहाँ, इसके बाद फिर से देखिएगा, अगर ये P 5 से भाज्य है, बस समझिए, अगर P 5 से भाज्य है तो माना, इसके बाद मान लेते हैं, माना P/5, अगर P 5 से भाज्य है तो P/5। अब बताइए, इसको अगर भाग करेंगे 5 से P को तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि K1 बच गया, K1 बचा, मान लीजिए कि K1 बचा। तो जहाँ पर K1 एक पूर्णांक है, जहाँ पर K1 एक क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। तो अब देखिएगा,
P बराबर 5 का गुणा K1 में करिए तो 5K1 आ गया कि नहीं। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लिया। मेरे बच्चों अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से P का मान, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे P का स्क्वायर है, P का मान 5K1 है, तो 5K1 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 5। तो चलिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 25 K1 स्क्वायर बटे में 5। फिर बच्चों अगर 25 को 5 से काटेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर बचेगा। तो देखिएगा 5 से काट दी, 5 25 5K1 स्क्वायर बचा। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं K1 स्क्वायर निकालूं तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अभी हमने देखा था जब क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 का था तो मैंने बोला था कि क्यू एक पूर्णांक है, अगर क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अब ये पूर्णांक है तो इसके बराबर ये, तो P स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। तो प्यारे बच्चों P स्क्वायर जो है वो 5 से भाज्य है, तो P का स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो अकेले P भी 5 से भाज्य होगा। ओवरऑल उसी प्रकार से सेम डाटा मेरे को समीकरण 3 से भी लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिएगा समीकरण 3 से क्या लिखने की कोशिश करेंगे, चूंकि K1 लिखेंगे, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, चूंकि K1 एक पूर्णांक है। तो चलिए अगर K1 एक पूर्णांक है तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब बताइए K1 का स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बटे 5 के, तो चूंकि अगर K1 स्क्वायर भी पूर्णांक है तो चूंकि क्यू स्क्वायर बटे 5, ये जो क्यू स्क्वायर बटे 5 दिख रहा है, क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या, क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। फिर बच्चों हमने देखा कि क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अगर क्यू स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि हम लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है कि नहीं, अगर क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अब क्यू भी 5 से भाज्य होगा कि नहीं, तो माना प्यारे बच्चों जब क्यू 5 से भाज्य होगा तो मान लीजिए क्यू बटे 5 को लिख दिया, अगर ये 5 से भाज्य है तो भाग देने पे मान लीजिए K2 आ गया, मैंने मान लिया कि K2 आया। अब जहाँ पर ये फिर से लिखूंगा K2 भी एक पूर्णांक है, जिस प्रकार से K1 एक पूर्णांक था उस प्रकार से K2 भी एक पूर्णांक है। अगर K2 एक पूर्णांक है तो फिर से Q का मान 5 का गुणा करिए तो 5K2 आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे दिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 और 4 से स्पष्ट है कि 5 P वाक्यों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P वाक्यों सह अभाज्य नहीं हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपने इक्वेशन नंबर 4 पाया और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे P का मान निकला, यहाँ पे Q का मान निकला। तो देखिए P बराबर 5K1 और Q बराबर 5K2, तो दोनों में 5 उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 P में भी Q में भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P व Q सहभाज्य नहीं है, जो कि इसके बाद लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व कल्पना
का विरोधाभास पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करिए समझने का। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे पी व क्यू को सहभाज्य माना था। सहभाज्य का मतलब है कि पी व क्यू के मान में हमें HCF 1 मिलना था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन करने पे यहाँ पे समीकरण 2 और 4 को जब मैंने देखा, समीकरण 2 और 4 को जब मैंने देखा, 2 को देखिए और 4 को, समीकरण 2 और 4 को देखा तो पी व क्यू में गुणनखंड, पी व क्यू में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है वो 5 मिला। तो हमको HCF 1 आना था। जब 5 मिल गया तो यह सहभाज्य नहीं है। तो जब सहभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, हमारी पूर्व कल्पना ये थी √5 एक परिमेय संख्या है, तभी पी व क्यू सहभाज्य था। तो ये सहभाज्य नहीं है। जब सहभाज्य नहीं है तो पूर्व कल्पना का विरोधाभास है कि हमारी पूर्व कल्पना गलत है कि जो √5 थी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे मुख्य बात आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप 10th और 12th के सिलेबस को बेहतर तरीके से और एग्ज़ाम में ज़बरदस्त मार्क्स करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरे विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े रहिए और 100% आपके साथ हम कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आए और हम लोग साथ में ही आगे IIT, NDA, नीट सब के बारे में हमने प्लान, स्ट्रेटजी सब कुछ तय कर रखा है। प्यारे बच्चों, हम आपसे टाइम टू टाइम बिल्कुल जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं मिलता रहूँगा अगले सेशन में।